नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 टेस्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 18 अप्रैल को आपका जो एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा। इसमें बहुत सारे मैं फैक्ट बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और पेन कापी लेकर बैठ जाइए। देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताइएगा कि हमारे इतने सही हैं। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपका कितना सही होता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो उनको भी प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो बताइए आप लोग आंसर। ए अनुच्छेद है 243H, बी अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 246F और अनुच्छेद 243G इसमें है। तो बताइए जल्दी से आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज जो व्यवस्था है अनुच्छेद ये 243G के तहत आता है। इसमें जो है 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है और क्वेश्चन हमेशा पंचायती राज व्यवस्था से आपका सिलेबस में भी पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है। तो इसके मान चलिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से श्योर आने हैं। तो मैं सारा क्वेश्चन यहीं पर बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आते हैं। पहला होता है पंचायती राज व्यवस्था की किस समिति द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो बलवंत राय मेहता थे। इन्हीं के द्वारा जो है जोड़ा गया था। कौन? पंचायती राज व्यवस्था। तो ये कितनी समिति थी इसमें? तो ये बताएंगे कि स्तरीय थी। तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, एक मंडल स्तर पर होगा, एक जिला स्तर पर और एक गांव स्तर पर दिए थे। और पूछेगा कि दूसरी संस्तुति थी किसने दिए थे 2 स्तरीय? तो ये अशोक मेहता थे। देखिए अब याद कैसे करेंगे। बलवंत राय मेहता में 3 शब्द है। बलवंत राय मेहता तो 3 स्त्री, अशोक मेहता तो 2 स्त्री, तो 2 स्त्री हो गया। ये 2 स्त्री दिए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कब जो है संवैधानिक लागू हुआ? तो एक इसमें कोड है, तेरी पंचायत कराऊंगा, मतलब 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1900 लगभग 93 में ये जोड़ा गया था पंचायती राज व्यवस्था। और 73वें संविधान संशोधन 1994 में नगर पालिका को इसमें जोड़ा गया था। तो नगर पालिका के कितने विषय दिए गए? उसमें 18 विषय दिए गए हैं और पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय दिए गए हैं। और पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद में भी गठन है, अनुच्छेद 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। तो ये था। और पूछता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है पहली बार कहाँ लागू हुआ था? तो ये 1957 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। और पूछेगा कि पूरे राज्य में कहाँ पर लागू हुआ था? तो ये कहाँ पर लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश में एक साथ पूरे राज्य में लागू हुआ था। और पूछता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसको संवैधानिक दर्जा किसने दिलाया था? तो वीएल जो संघवीय समिति थी उसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाया था। अच्छा, पूछता है कि संविधान जो पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है। देखिए इतने पंचायती राज व्यवस्था से फैक्ट को क्वेश्चन थे जो मैंने बताया। देखिएगा यहीं से 2-3 क्वेश्चन बस इतना ही है ये पंचायती राज व्यवस्था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है। अगला देखते हैं। अगला बताइए जो नागरिकता संशोधन कानून है कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2019 को और 11 अक्टूबर 2019 को या 11 अक्टूबर 2020 को। करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन जो को एनआरए भी कहा जाता है इसको लागू हुआ था। और ये कहा जाता है कि जो हमारा जो है नागरिकता संशोधन है क्यों किया गया? नागरिकता किस में है? तो 1995 में नागरिकता संशोधन जोड़ा गया था। और इसमें जो है कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से लेके 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया। भाग 2 में इसमें जो है 5 से 11 नागरिकता है। तो इसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तान हो गए, ये पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान और इधर आपके बांग्लादेश जो भी जैसे हिंदू सिख हो गए और आपके जो है
सिख, पारसी और जैन जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आएंगे उनको तो नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जो मुसलमान हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। यही प्रावधान है। कितनों देशों के ऊपर लागू है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 लोगों के ऊपर लागू है और ये म्यांमार के ऊपर लागू नहीं है। तो यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा। देखिए, मैं जहाँ से भी क्वेश्चन बनना है मैं वहाँ से बताऊँगा। बाकी जनरल नॉलेज बहुत सारा है, कितना आप पढ़ेंगे? आपका एग्जाम भी 2 महीने है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। इसका आप टाइम मैनेजमेंट के अंदर, जैसे 150 क्वेश्चन है तो 2 घंटे का समय उसके पहले ही, मतलब 2 घंटे में ही हमको करना है। ये नहीं कि बस करते रहें कि जितना आए उतना नहीं। आप लोगों को अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए घर पर 2 थे या 1 कम से कम मॉक टेस्ट डेली लगाते रहें। तो आगे चलिए देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? देखिए आ गया, ये सब जो 73वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। तो कौन संविधान संशोधन है? तो 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर बताइए। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 325? करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 324। इसमें कहा गया है कि जो भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसकी नियुक्ति की जाएगी कौन अनुच्छेद में? 324 में। ये पहली बार इसकी पूछा था कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसके जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त उस समय कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इस समय चुनाव आयुक्त का ना तो सुनील अरोड़ा। और पूछेगा कि जो ये निर्वाचन आयोग है तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी, चूँकि इसकी स्थापना हुई थी तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहले वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा जब उस समय राजीव गांधी थे तो इसको घटाकर कितना कर दिया? 18। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है कि वोट देने की उम्र कितनी होती है और चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होती है। तो वोट देने की उम्र 18 साल होती है और चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल होती है। क्यों? क्योंकि पंचायत में जो पंचायती राज बताए प्रधान का चुनाव होता है उसकी उम्र 21 वर्ष है। ठीक, और मतदान की उम्र कितना है? 18 वर्ष। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। और देखते हैं इसमें ऑप्शन में कौन है? तो अनुच्छेद 148 में इसमें CAG भारत के महालेखा परीक्षक निरंतर की नियुक्ति की जाती है, जो कि संसद के बजटों को मतलब चेक करते हैं। और अनुच्छेद 342 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र को 342 अनुच्छेद के तहत घोषित कर सकता है। और 325 में क्या है? इसमें मतदाता से संबंधित नियम और कानून दिए गए हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट। अगला देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? बताइए। ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा या स्मृति ईरानी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेखा शर्मा, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति क्यों जाती है? कि महिला सशक्तिकरण और उनकी जो है महिला सशक्तिकरण कानूनी ढांचे को अच्छे से बनाए रखने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। और रेखा शर्मा इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख हैं। पूछेगा कि पहली जो है राष्ट्रीय महिला आयोग जब बना था उसमें प्रमुख कौन था? तो जयंती पटनाकर। और महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। तो अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्मृति ईरानी इस समय की हमारी कपड़ा मंत्री तथा बाल विकास मंत्री भी हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो करेक्ट आंसर बताइए। ICC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या HDFC या कोटक महिंद्रा बैंक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। इसमें भारत के जो है व्यापारी विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल हुआ है। और इसका स्थान कौन सा है? इसका स्थान 100 में से कितने पे? 55वें स्थान पे ये है। और पूछा कि भारतीय स्टेट बैंक की इसका पूर्व नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इसी इंपीरियल बैंक को बाद में 1 जुलाई 1955 को बदलकर इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके इस समय के जो MD और अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। अगला देखते हैं।
भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो दूरसंचार, रेलवे, सड़क या फिर जो है बंदरगाह क्षेत्र। अगला बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये बंदरगाह क्षेत्र संबंधित हो जाएगा भारतमाला परियोजना से। निम्न में से भारतमाला परियोजना, सॉरी दोस्तों, इसमें जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क, जो कि भारत के जो इस तरह का नक्शा भारत का बनाया जाए तो आप इसमें देखेंगे भारत जो नक्शे में जो जो चतुर्भुज जो रिंग रोड है जो कि मुंबई और दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कलकत्ता से होती जाती है, यहीं पर हाईवे पे जो लिंक किया गया है यही भारतमाला परियोजना है और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। अगला देखते हैं, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इस समय लगातार 2 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से व्यापारिक साझेदार पर नंबर 1 पे, दूसरे पर चीन है और तीसरे पे यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात है। तो पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत से किसका टर्न ओवर ज़्यादा हो रहा है, तो यही पर कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखते हैं आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के पश्चात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बताइए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या पूर्ण स्वराज आंदोलन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और पूर्ण स्वराज ये किसके 1929 में लाहौर के अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराकर किया था। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। इस समय लॉर्ड कर्जन यहाँ के भारत के वायसराय थे और इन्होंने 19 जुलाई 1905 को इसकी जो है बंगाल को पृथक करने की बात कही और 16 अक्टूबर को बंगाल का 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। इसी के चलते बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन किए थे। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? अभी मैं आपको बताया पूर्ण स्वराज दिवस की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को या 31 दिसंबर 1950 को। कब किए थे? तो करेक्ट आंसर आपका 26 जनवरी 1930 को। क्यों? रावी नदी के तट पे, यहाँ पर लाहौर है, यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 1919 में अधिवेशन हुआ था, यहीं पर रावी नदी के तट पे झंडा फहराए थे और कहे थे पूर्ण स्वराज की मांग हम जो है 26 जनवरी 2030 से पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और बाद में जब देश आज़ाद हो गया इसी को 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने जाने लगा और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से। अगला देखते हैं, बिहार में 3 कटिया जो पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये गांधी जी से रिलेटेड है और जितने भी गांधी जी से रिलेटेड फैक्ट होते हैं वो एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते हैं। 1/10, 1/3, 3/20 या 3/25। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3/20 पर इसको 3 कटिया प्रथा में इसको अमानत के रूप में रखा जाता था। ये ज़्यादातर बिहार के चंपारण में प्रसिद्ध था क्योंकि वहीं पर ज़्यादा ये होता था। अंग्रेजों द्वारा नील की खेती बिहार के चंपारण में कराई जाती थी। तो जब इस समय लखनऊ अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें रामचंद्र शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल यहीं गांधी जी से मिले और उन्होंने 3 कटिया प्रथा की बात की। तो गांधी ने चंपारण आंदोलन बिहार में शुरू किया पहली बार, उसी चंपारण आंदोलन से ये 3 कटिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अगला देखते हैं, किस अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक तो है किंतु इंजन नहीं है? तो बताइए 1898 अधिवेशन, 1919 का या 1909 का, 1919 का या 1935 का? कौन से अधिवेशन में बात कही थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिवेशन। ये भारत नहीं अभी तो विश्व का सबसे बड़ा
इसमें जो है अनुच्छेद की संख्या लगभग 300 थी। ये भारत नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा संविधान था। इसी संविधान के चलते भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और यहीं पर केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, राज्यों से द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। और 1919 का अधिवेशन को चेम्सफोर्ड 1919 का अधिवेशन को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिवेशन कहते हैं, और 1919 को मिंटो मार्ले भी कहते हैं, क्योंकि इसी के अधिवेशन के दौरान जो मुसलमान थे संवैधानिक वोट देने की संवैधानिक दर्जा दिया गया किस मार्ले मिंटो सुधार में। और 1818 का जो ये 1858 का अधिवेशन है, इसको रानी का अधिवेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये भारत में उस समय जो है जिसमें 1857 की क्रांति हुई थी, भारत शासन अधिनियम भी इसको कहते हैं। इसी दिन से जो है जो साम्राज्ञी घोषित की गई थी, कौन, ये एलिजाबेथ। अगला देखते हैं, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, बताइए जल्दी से आप लोग। 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन या 30 दिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा आपकी 24 दिन तक चली थी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से गुजरात के तट पर दांडी गए थे, और 78 अनुयायियों के साथ गए थे। लगभग 300 किलोमीटर यहाँ की दूरी थी, और इन्होंने इस दूरी को 24 दिन में पूरा किया। तो वही कह रहा है कि दांडी यात्रा कितने दिन में हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा कि जो दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी किए थे, और पश्चिम उत्तर भाग में जो पाकिस्तान का लाहौर का क्षेत्र है उसमें खान अब्दुल गफर खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है शुरुआत किए थे। अगला देखते हैं आपको कौन सा हो जाएगा। दूध किसका घटिया स्रोत है, बताइए। कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन सी का या कार्बोहाइड्रेट का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का। दूध में विटामिन सी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, और दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि दूध अम्लीय है कि क्षारीय है, तो क्योंकि लैक्टिक एसिड पाई जाती है इसलिए अम्ल है, इसलिए दूध का क्या होता है, दूध एक क्षारीय विलयन है। पूछता है रक्त क्या है, क्षारीय कि अम्लीय, तो रक्त जो है क्षारीय है और दूध आपका अम्लीय है। ठीक। अब पूछता है कि ये पीएच मान कैसे निर्धारित करते हैं, तो जब जो 7 होता है, 7 से अगर ज़्यादा 8, 9, 10 की तरफ जाएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम जैसे 5, 6 इधर आएगा तो ये अम्लीय पद्धति का हो जाता है। अगला देखते हैं, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जाँच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है, तो कौन सा फिल्टर पेपर यूज करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, या पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, या सिल्वर नाइट्रेट लिपिक सिलिका अम्ल, या फिर हल्दी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका एक पेपर लेते हैं, जब कोई गाड़ी चलाकर मतलब पीकर या शराब पीकर आता है तो उसके जो है मुंह पर लगा दिया जाता है। अगर उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, अगर वो पिया रहता है तो ये फिल्टर का पेपर रंग बदल जाता है, इसलिए पुलिस जो है इनको पकड़ लेती है। अगर ज़्यादा अल्कोहल पियेंगे तो ज़्यादा कलर इसका जो है बदल जाएगा। तो किसका यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्लोरोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का गाड़ी चलाते हैं जो उनकी जांच के लिए फिल्टर पेपर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो बताइए माल्टोज, अल्कोहल, जाइमेज या डाइस्टेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइमेज। ये क्या करता है, एथिल अल्कोहल को अल्कोहल में बदल देता है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, किल्वन के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका जाइमेज हो जाएगा। अगला देखते हैं, पेट्रोल तथा डीजल की अधूरे रूप से जलने से उत्पन्न कौन सी गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक। जब का पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलाने में उत्पन्न होता है तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये क्या कहता है कि ये जो है रक्त में जो है जब हम सांस लेते हैं तो ये रक्त से जो है हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन से 400 गुना तेज़ी से अभिक्रिया करता है और हीमोग्लोबिन को बांध देता है, इसीलिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सांस में जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला देखते हैं, रेत और जो नेपथीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है,
तो बताइए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा, आसवन डिस्टिलेशन द्वारा, या कैरोमेट्रिक ग्राफी द्वारा, या आंशिक आसवन द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे जो है वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे ऊर्ध्वपातन में कपूर ले लिए, नेपथीन ले लिए, इसको जब हम गर्म करते हैं तो डायरेक्ट ये द्रव बन के न ये वाष्प बन जाता है। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस रूप से द्रव रूप में बदल जाता है। अगला देखते हैं। और आंशिक आश्वासन में पेट्रोल और डीजल का हम शुद्धिकरण करते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तांबा, सीसा, पारा या जस्ता। तो सीसा जो है तांबा का सबसे अधिक कुचालक है। अगला देखते हैं, और जो है ऊष्मा का सबसे अधिक चालक क्या होता है, जैसे लोहा हो गया, जो ठोस होते हैं लोहा वगैरह, ये सब ऊष्मा के सबसे अधिक चालक है। जैसे नाइक्रोम का तार, जैसे हीटर में किसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम और टंगस्टन का तार, ये ऊष्मा के काफ़ी सुचालक हैं। अगला देखते हैं, विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में जो है प्रभावित होता है वह कौन सा है, कौन सा विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। तो ये विटामिन के होता है, यह यकृत से प्रोथ्रोम्बिन नामक जो है प्रोटीन बनाता है, उसी से विटामिन के रक्त में थक्का बनने में ये इसको कहते हैं, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है नेप्थोक्विनोन। इसीलिए इसको जो है रक्त का थक्का, जब ये रक्त में जाता है तो जब ब्लड आपको ज़्यादा तेज़ी से निकलने लगता है तो विटामिन के ही रक्त का थक्का जमाता है। और इसको कहते हैं विटामिन डी, इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल, यह हड्डी मजबूत के लिए यूज होता है। और विटामिन ये इसको कहते हैं बेरी बेरी। और इसमें जो है आपका कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। और देखते हैं विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, और इसको जो है आँख की रोशनी से संबंधित है, अगर इसकी कमी से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। अगला देखते हैं, महिला सेक्स हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। तो करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ये जो है महिला हार्मोन्स है, और इंसुलिन से जो है रक्त में कमी हो जाती है तो इसको डायबिटीज़ रोग हो जाता है। और पूछता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलती है, तो बीटा कोशिका से निकलती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेंटिंग ने की थी। ऑक्सीटोसिन जब या गाय जब दूध नहीं देती तो उसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिया जाता है, या जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रसव पीड़ा के दौरान भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। एस्ट्रोजन जो है ये पुरुषों में पाया जाता है। अगला देखते हैं, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन या लोहा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन की कमी से। ये जो गले में एक थायराइड हड्डी होती है उसमें ऑक्सीजन, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये काफ़ी फूल जाता है, तो यहीं पे घींघा रोग हो जाता है, या ग्राइटर रोग भी इसको कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से आपका थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। और विटामिन ए रतौंधी, जो को रेटिनॉल कहते हैं, रतौंधी रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से जो है हड्डी का सूखा रोग हो जाता है। और लोहा की कमी से हीमोग्लोबिन की रक्त में कमी हो जाती है। अगला देखते हैं, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र बताइए, नोक या टिप या मध्य भाग या पीछे का भाग या किनारा। तो जो जीभ होती है तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पीछे का भाग। जैसे ये जीभ है तो ये पीछे का भाग आपका कड़वाहट है, और ये जो अग्र भाग है मतलब ये अग्रपश्च भाग ये नमकीन होता है, और ये आगे का भाग मीठे के लिए होता है। मतलब आगे में जो अग्र भाग होता है मीठे स्वाद के लिए होता है, और एकदम पीछे का भाग ये आपका कड़वाहट, और मध्य का भाग खट्टा के लिए होता है। अगला देखते हैं, अदरक तना है या जड़। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नॉड और इंटरनॉड्स होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, या इसमें क्लोरोफिल की कमी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ती है, क्योंकि ऐसे देखेंगे अदरक ऐसे होती है, ये एक प्रकंद होता है, इसमें तना होते हैं, ये इसको तना कहते हैं न कि जड़ है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में जमा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो सेब, अंगूर, खरबूज या आलू बुखारा। तो सेब क्योंकि आपका सच्चा फल नहीं है, ये कि झूठा फल है। झूठा फल उसे कहते हैं जो कि पुष्पासन पुष्प द्वारा होता है, और सच्चा फल उसे कहते हैं जो कि अंडाशय या ओवरी द्वारा बना है। जैसे केला हो गया, सेब हो गया, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके टमाटर हो गया, ये सब जो है आपके क्या हैं, चूँकि अंडाशय से होते हैं इसलिए ये सत्य फल हो गए हैं। और अगला देखते हैं,
फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है या होता है चर्बी, वसा, प्रोटीन, तेल या स्टार्च। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, उसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होती है फलियों में, इसलिए वो स्वादिष्ट होती हैं। और तेल जो है ये वनस्पति तेल का हम यूज करते हैं, या स्टार्च जो होता है जो पौधे होते हैं उसका अपना जो है कार्बोहाइड्रेट का संचरण स्टार्च के रूप में करते हैं, और मनुष्य जो है काइटिन के रूप में करते हैं। अगला देखते हैं, या ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, और जो है पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में ग्रहण करते हैं। जब पौधों से पत्तियां हट जाती हैं तो देखिए पौधे में पत्तियां नहीं रहती, फिर भी वो बाद में पत्ती निकल आती है, तो यही क्या है, स्टार्च के रूप में वो अपना कार्बोहाइड्रेट फिर से विखंडित करने लगते हैं। अगला देखते हैं, लौंग मतलब एक प्रकार का मसाला है, पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? फल, तना, जड़ या फूल की पत्ती से। तो पौधे हमेशा जो है वो होता है वो किससे प्राप्त है? फूल की कली से हम लौंग प्राप्त करते हैं। तो लौंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है भारत में? तो ये कहाँ पर लौंग होता है? तो लौंग केरल में सबसे ज़्यादा भारत में होता है। अगला देखते हैं, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी रे या एक्स रे। तो अवरक्त किरणों का हम यूज करते हैं मांसपेशियों के दर्द के उपचार में, और जो यूवी रेज होता है उसको जो पथरी वगैरह होती है तो उसको में होता है, और एक्सरे जो है हम जैसे हड्डी कहीं टूट उट जाती है तो एक्सरे के द्वारा उसको पता करते हैं। अगला देखते हैं, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धचालक जो होते हैं उसका जो है प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। प्रतिरोध घटने का, क्योंकि अर्धचालक के प्रतिरोध तापीय गुणांक का मान ऋणात्मक होता है, जो इसका तापीय मान होता है उसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इसलिए ये इसका प्रतिरोध घटता है। अगला देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, गति की, दूरी की या तीव्रता की? तो बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूरी का, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, तो इसलिए प्रकाश वर्ष को दूरी का मात्रक कहते हैं। समय का हो जाएगा आपका, और गति हो गया, और ये प्रकाश की तीव्रता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी। जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता? जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाएगा, अपवर्तनांक परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति कभी नहीं परिवर्तित होती है, वो सीधे ही निकल जाती है। तो ये आपने याद कर लीजिएगा कि उसका वेग परिवर्तित होगा, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होगा और अपवर्तनांक भी परिवर्तित होगा, लेकिन उसकी आवृत्ति वैसे ही रहती है जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रहता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जल से ये कांच में जा रहा है तो जल का अपवर्तनांक कम है और कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो इसमें आवृत्ति नहीं चेंज होगी, बाकी उसका वेवलेंथ और उसकी जो है वेग, वेलोसिटी और अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन तीनों बदल जाएंगे। अगला देखते हैं, यही सब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कौन सा लगाएं। ये देखिए हम एकदम क्लियर करते जा रहे हैं, और इसी तरह कोई आपको नहीं पढ़ाएगा कि चारों फैक्ट आपको, वीडियो मेरा थोड़ा भले बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको चीज़ें एकदम अच्छे से याद होगी, और इसी को कहते हैं एलिमिनेशन रूल, कि चारों ऑप्शन को देखें, समझिए और उसमें से एक को निगलेक्ट करें कि कौन सा हमारा नहीं हो सकता है और कौन सा हो सकता है। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो देखिए आप एग्जाम में हमेशा 90+ करेंगे, जैसे 100 का पेपर आएगा तो 90+ ही आपका रहेगा। अगला देखते हैं, पहला जो है आदमी जिसने चंद्रमा पर या चांद पर अपना पैर रखा था, पर नहीं है पैर रखा था, वह है लियोनो, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंग या फिर जेम्स वैन एलन? तो करेक्ट आंसर आपको बताइए, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ये अमेरिका देश के रहने वाले थे। ये 1959 ईस्वी को कहाँ पर गए थे? चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे। इनके साथ 2 लोग और थे, जेम्स एलन और माइकल कॉलिंग, ये भी इनके साथ थे, लेकिन ये दूसरे नंबर पे पैर रखे थे, ये पैर नहीं रखे थे। ये जो अंतरिक्ष यान इनकी थी रॉकेट, उसी में बैठे हुए थे। तो नील आर्मस्ट्रांग देखिए, बहुत हमेशा आज 20 सालों से लगातार इसके क्वेश्चन बन रहे हैं कि चंद्रमा पर पहला रखे थे। जब कोई व्यक्ति कोई पहला काम, जैसे भारत में कौन सा पहला काम हुआ, उसके पूछे जाने की संभावना 100% होती है। इसलिए भारत की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी कार्य हैं, जो मुख्यमंत्री बन रहे पहले जो हैं, उनको आप करेक्ट याद करिए। अगला देखते हैं,
सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून की या शहद की? तो करेक्ट आंसर बताइए किसका हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी शहद की, क्योंकि जो द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ज़्यादा होगी। जो द्रव जितना हल्का होगा, जैसे पानी में और तेल की, किसकी श्यानता ज़्यादा है? तो तेल चूँकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसलिए श्यानता हमेशा किसकी ज़्यादा होगी? जो गाढ़ा द्रव होगा। तो इसमें देखिए जल कम है, वायु भी कम है, खून भी कम है, तो शहद बहुत गाढ़ा होता है, इसकी सबसे ज़्यादा श्यानता शहद होगी। और श्यानता गुणांक की इकाई क्या है? पॉइज, इसका जो है इसकी इकाई है। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। देखिएगा आप भी लोग भी 120 प्लस नंबर पाएंगे। मैंने भी ऐसी ही पढ़ाई की थे, एलिमिनेशन रूट से चारों ऑप्शन को देखते थे। पहले जो ऑप्शन आ रहा है उस पर रुकिए, उसको समझिए, देखिए। बहुत जल्दी से आगे पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि सामान्य ज्ञान का अथाह भंडार है, इसको कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा। मैं वही कराऊँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा रहेगा। और देखिए एक क्वेश्चन पढ़ा हूँ, उसमें 5-6 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो भी क्वेश्चन याद हो जाए। उसको नोट डाउन कर लिया करिए। और ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।